सो आई होप आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला वीडियो देख लिया होगा और आप अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ चार्ज वाला वीडियो देख रहे हैं। नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से प्लेलिस्ट रेडी की है, वहां हम सारे वीडियो सीरीज वाइज डालते रहेंगे ताकि आपको आगे पीछे का वीडियो देखना हो तो आप इजीली देख सके। सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करने वाले क्लॉज 4 टू क्लॉज 10। क्लॉज 4 है बेसिकली चार्जिंग सेक्शन, वो आपको बताता है कि जो इनकम आपकी ड्यूरिंग द ईयर हुई है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। यहाँ पे वर्ड टैक्स ईयर यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अभी सिर्फ टैक्स ईयर मींस ईयर जिससे रिलेटेड इनकम है और उसका हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। लास्ट भी डेफिनेशन में भी हमने ये पढ़ा था और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक नया चेंज है आपके लिए, क्योंकि बहुत सालों से ऑलमोस्ट 60-65 ईयर से हम प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सुन रहे हैं, बट अभी हम सिर्फ टैक्स ईयर वर्ड सुनेंगे। ओके, नेक्स्ट स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्लॉज 5 आपको बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सो बेसिकली इसमें आपको ये बताया गया है कि आपके बेस्ड ऑन रेजिडेंशिप, लाइक आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उसके बेसिस पे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपको ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है। इसका मतलब आपने इंडिया में जो इनकम अर्न की है उस पर तो देना ही है, बाहर आउट ऑफ इंडिया में भी अगर आपको इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में एज ए रेजिडेंट टैक्स पे कर रहे हैं तो। नॉन रेजिडेंट है तो आपको सिर्फ जो इनकम इंडिया में अक्रू और राइज हुई है उस पे ही टैक्स देना है, आपकी बाहर की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो ये आपको स्कोप बताता है कि किस पे आपको टैक्स पे करना है। क्लॉज 5। क्लॉज 6 बेसिकली आपको बताएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैं ट्राई करूंगी हो सके जैसे जितना ऐसे सिंप्लीफाई करूं ताकि आपके जितने भी डाउट सॉल्व हो और कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं रहे आपके माइंड में रिलेटेड टू रेजिडेंसी के मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ। सो इस क्लॉज में ये बताया जाएगा कि भाई आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और क्या क्या कंडीशन के अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से कवर अप है, सारी चीजें। सबसे पहले हम लोगों को देखनी है एक बेसिक कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन में एक भी फुलफिल हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं स्टॉप हो जाएंगे और हम नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है, आपका स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा है। दूसरी कंडीशन है आपका, चलो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, आप इंडिया में बिलो 182 डेज थे। नेक्स्ट कंडीशन ये भी है कि आपका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा है। एंड मतलब यहाँ एक वर्ड एंड यूज हुआ, मतलब इस कंडीशन नंबर 2 के लिए अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती है तो ही आपकी ये कंडीशन मानी जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन आपकी नहीं हुई है। तो इसमें दो चीजें आपको देखनी है, आपका स्टे 60 डेज से ज्यादा है, 60 डेज या उससे ज्यादा है, एंड 365 डेज या उससे ज्यादा है लास्ट 4 ईयर। मतलब हम अगर बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 26-27 की, तो उसको उससे पहले वाले जो 4 ईयर्स थे उसकी कैलकुलेशन, उसका टोटल स्टे अगर हमारा 365 डेज या उससे ज्यादा आता है और हमारा इस साल का 26-27 का स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा आता है, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। तो इस चीज को हमको माइंड में रखना है कि इनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होगी तो हम बेसिक कंडीशन के हिसाब से रेजिडेंट बन गए हैं। आगे हम और चीज देखेंगे जिससे डिसाइड होगा कि आप रेजिडेंट तो बन गए हैं तो क्या आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए स्कोप ऑफ इनकम अलग होता है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए स्कोप ऑफ इनकम अलग होता है, इसीलिए वो देखना जरूरी है, वो हम एडिशनल कंडीशन में देखेंगे। बट एक बार आप रेजिडेंट तो बन चुके हैं, ये तो क्लियर है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई मतलब आप रेजिडेंट तो है, बट आप कौन से वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। अब एक और चीज आपको देखनी है, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको सिर्फ 182 डेज या उससे ज्यादा वाला क्राइटेरिया ही देखना है। मतलब ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बेनिफिट हो गया उन लोगों के लिए क्योंकि उनको ये 60 डेज वाला क्राइटेरिया तो देखने की जरूरत नहीं है। सो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो कौन कौन से लोग हैं, एक्सेप्शन में कौन कौन कवर होता है, हम वो देखेंगे। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई पर्सन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए और एज अ क्रू ऑफ इंडियन शिप, सो या तो वो इंडियन शिप का क्रू है और या वो कोई एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ 182 डे का रूल ही अप्लाई होगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जिस साल वो इंडिया छोड़ के जा रहा है उसी साल ये 182 डे रूल वाला बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो एक्सेप्शन है 60 डे रूल वाला
वो हट जाएगा सिर्फ उसी साल के लिए। उसके नेक्स्ट ईयर से मतलब आप अगर 25-26 में इंडिया छोड़ के चले गए हैं, तो 25-26 में आपको 182 डेज का रूल ही देखना है। उसके बाद 26-27 में अगर आप 60 डेज से ज़्यादा के लिए इंडिया आ गए, तो आप रेज़िडेंट कहलाएँगे एक बेसिक कंडीशन के हिसाब से। सो ये समझना इम्पोर्टेंट है, ये रूल सिर्फ़ जिस ईयर आपने इंडिया छोड़ा है, उसके लिए ही है, ना कि हर साल के लिए आपको ये रूल देखना है अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए थे तो हमारे लिए तो 182 डे का रूल हमेशा के लिए होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। 182 डे का रूल वो सिर्फ जिस साल आपने छोड़ा है उसी साल के लिए ही है। उसका एक्सेप्शन जो आपको 60 डे रूल वाला मिल रहा है वो सिर्फ उसी साल के लिए। सो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। मतलब जो दूसरी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि आपने जैसे 25-26 में आपने जॉब छोड़ दिया, 26-27 में आप बाहर ही रहते हैं और इंडिया आए हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। सो तो वहां पे आपके ऊपर 60 डेज का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। बट एक चीज है, अगर आपकी इंडियन सोर्स से इनकम, मतलब आप फॉरेन सोर्स को छोड़ दो, इंडियन सोर्स जैसे आपने इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन या कुछ भी इनकम हो रही है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, तो आपकी लिमिट इंक्रीज होके 120 डेज हो जाएगी। मतलब आपके लिए खुशखबरी है, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया में, और आप इंडिया से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, जिस साल जाएंगे वहां तो 60 डेज का रूल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। पर उसके बाद के साल के लिए आप, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से कम है तो 60 डेज वाला रूल ही एप्लीकेबल होगा। पर 15 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, तो आपके लिए इंडिया की इनकम, बाहर की इनकम को नहीं देखना है, सिर्फ इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आपके लिए 60 डेज की जगह 120 डेज का रूल एप्लीकेबल होगा। आई होप आपका यहाँ तक का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बेसिक कंडीशन क्या है और कब कब 60 डेज के रूल का बेनिफिट मिलता है और सिर्फ किस साल के लिए मिलता है। आई होप आपका ये सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं, डीम्ड रेजिडेंट। अब ये क्या नया है, लेट्स सी। सो दे आर इंडियन सिटीजन, उन दे हैव इनकम मोर देन 15 लाख। इंडियन इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, फॉरेन सोर्स की इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। आप एक इंडियन सिटीजन है और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और आप ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां पे कोई टैक्स का सिस्टम ही नहीं है। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपको डेज देखना नहीं है, स्टे इंडिया में कितना है नहीं है, कुछ नहीं देखना है, आप डायरेक्टली डीम्ड रेजिडेंट बन गए। ये एक नया और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने की जरूरत है। आपको यहाँ पे डेज को भूल जाओ। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, आप 15 लाख से ज्यादा इनकम इंडिया में अर्न कर रहे हो, आप फॉरेन कंट्री में कहीं पे बैठे हो जहाँ पे कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, तो आप डायरेक्टली डीम्ड रेजिडेंट बन गए। ये इसीलिए ये प्रोविजन लाया गया कि बहुत सारे लोग जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके और बाहर फॉरेन में ऐसी कंट्रीज में जाके शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे टैक्स का सिस्टम नहीं है, और वो नॉन रेजिडेंट के लिए ऐसा करते हैं। बट वैसा अगर वो हाई हाई इनकम अर्नर है, सो उसका लूप होल के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया था डीम्ड रेजिडेंट पर। आई होप आप क्लैरिटी इसकी समझ के होगे कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। सो इस तरीके से हमने सारे पॉइंट को कवर किया, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। सो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि एक रमेश है, उनका 190 डेज का स्टे था 24-25 में। उनको पास्ट ईयर्स का एज पर 182 डेज के बेसिस पे ही वो रेजिडेंट हो गए। मतलब बेसिक कंडीशन के हिसाब से तो रेजिडेंट हो ही गए हैं। आगे की कंडीशन के साथ हम आगे का प्रोविजन देखेंगे, बट फिलहाल हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देख रहे हैं। रेजिडेंट के अंदर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो हम नेक्स्ट एडवांस कंडीशन में देखेंगे। सो इस तरीके से आप जब ये एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है वो सारे पॉइंट इसके अंदर कवर अप हो गए हैं। ठीक है। सो आई होप आप ये एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद में ये सब तो हो गया। अब हम देखेंगे ये कि ये जो ये है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी कवर किया है। द 182 डे ओनली रूल इज नॉट अ परमानेंट स्टेटस, इट अप्लाई ओनली द ईयर पर्सन लीव फॉर एम्प्लॉयमेंट। इफ दे डोंट लीव इन अ पर्टिकुलर ईयर, इवन इफ दे आर वर्किंग अब्रॉड, द स्टैंडर्ड 60 प्लस 1 3 प्लस 365 रूल अप्लाइज। और यहाँ आपको बस ये देखने की जरूरत है कि अगर आपका 15 लाख से ज्यादा इंडिया में इंडिया के सोर्स से इनकम है, तो वहां पे आपको 120 प्लस 365 डे का रूल एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे एक समरी के फॉर्म में ये सारा कवर अप किया गया है इसके अंदर, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो।
सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा जितना भी अपन ने पढ़ा है उसके बारे में हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं। अभी यहाँ हमने अब तक ये डिस्कस कर लिया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैटेगरी कैसे होती है। अब यहाँ पे रेजिडेंट के अंदर एक रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए हमें देखनी है एडिशनल कंडीशन। अब वो एडिशनल कंडीशन क्या है? हाँ, अगर इंडिविजुअल वॉज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द रिलेवेंट ईयर, मतलब जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पहले के 10 में से 2 साल तक अगर वो रेजिडेंट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो इंडिविजुअल was in India for 30 days or more during the 7 previous year preceding the relevant year. So हम जिस साल की बात कर रहे हैं उससे पहले के 7 years के अंदर अगर वो 730 और उससे ज्यादा दिन अगर इंडिया में रहता है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो पर्सन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने की जरूरत है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप ऑटोमेटिक ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अब हम लोग अभी तक ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के बारे में डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी के ऊपर भी सिर्फ जो इंडिया के सोर्स की इनकम है उस पे ही टैक्स लगता है, और ऑर्डिनरी के ऊपर ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है। इसीलिए अब ये नॉट ऑर्डिनरी वाला सिस्टम जो है वो जनरली उन केसेस के लिए होता है जो बहुत साल तक आउट ऑफ इंडिया रह के आते हैं, और फिर जब इंडिया आते हैं तो उनको 2-3 साल तक लगभग ये नॉट ऑर्डिनरी वाला बेनिफिट मिलता है। इसकी वजह से उनको टैक्स में छूट मिल जाती है जो वहां की उनकी इनकम है उसमें। सो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ओवरऑल इसका पीछे का लॉजिक ये है। मैंने कोशिश यही की है कि जहां जिसके रिलेटेड लॉजिक है वो भी आपको एक्सप्लेन करूं ताकि चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसके रिलेटेड भी कुछ वीडियो एग्जांपल्स है जो हमने कवर अप किए हैं यहाँ पे। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब जो इनकम है ये आप ये मैंने इसके ये भी है कि कहाँ पे नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे एक और माइंड में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉन रेजिडेंट के लिए भी सेम है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी सेम है। दोनों के केस में हमें इनकम तो सेम इंडिया की इनकम है उसी पे टैक्स लगना है। तो हम लोग क्यों अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे अलग अलग ट्रीटमेंट का वो कंफ्यूजन हमारे माइंड में 100% आएगा कि जब दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट तो सेम है, दोनों में सिर्फ इंडिया की इनकम पे ही टैक्स लगने वाला है, तो क्या डिफरेंस है, किसी लिए दो अलग अलग टर्म यूज की गई है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और इस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पिक्चर में क्यों लाया गया। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जो स्पेशली जो बेनिफिट्स मिलते हैं नॉन रेजिडेंट को वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को नहीं मिले, जो कि रिलेटेड है DTAA से रिलेटेड। क्योंकि अगर वो पर्सन वहां का रेजिडेंट बन गया, इंडिया का रेजिडेंट रेजिडेंट नहीं रहा, तो वो DTAA का बेनिफिट ले सकता है, लोअर TDS रेट का बेनिफिट ले सकता है। वो DTAA में अगर ट्रीटी है उस कंट्री के साथ में इंडिया की, तो वहां पे वो प्रूव कर सकता है कि मेरे को टैक्स लगने की टैक्स लगने की लाइबिलिटी नहीं है एज पर ट्रीटी विद दैट कंपनी। बट इफ ही हैज रेजिडेंट इन दैट कंट्री, even he is a not ordinary resident, then also he has to pay tax on it. DTAA का बेनिफिट वो नहीं ले सकता, लोअर TDS रेट का बेनिफिट वो नहीं ले सकता, और कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रहती है जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे ही रहती है, वो नॉन रेजिडेंट पे नहीं रहती है। जैसे कि अगर उसकी फॉरेन में कोई एसेट्स है तो उसकी रिपोर्टिंग भी उन्हें रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे देना कंपलसरी होता है। ये सारी चीजें हैं जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होती है। इसीलिए ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को पिक्चर में लाया गया ताकि उन्हें वो एडिशनल बेनिफिट ना ले इसका। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इससे रिलेटेड।